आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां 8 केंद्रों पर 2 पालियों में संचालित कराई जा रही उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा श्याम कुमारी सेठ बाल निकुंज नेहरू बालिका इंटर कॉलेज के साथ ही डॉक्टर जी नाथ जी दयाल बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया है, जहां निरीक्षण के दौरान डीएम द्वारा जानकारी दी गई कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। हमारे जनपद उन्नाव में कुल 8 केंद्र हैं जहां बीएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुल 2800 हमारे यहाँ पर जो छात्र हैं उनके द्वारा परीक्षार्थी हैं उनके द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो सघन मॉनिटरिंग के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, साथ ही सीसीटीवी कैमरास की उपलब्धता और प्रत्येक 2 केंद्रों पर जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाया, जो बलिया, आजमगढ़, मऊ और बिहार के कुछ जनपदों के लिए जाएगी, जिसका सीधा लाभ पूर्वांचल के लोगों को मिलेगा। वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आज समाजवादियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज लोहिया के गांव से चंद्रशेखर जी के गांव तक ये सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और उनके सपनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। वह इस मौके पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा शंकर मिश्र और राम मनोहर लोहिया की निदेशक सोनिया के साथ ही डॉक्टर एपी जैन और सीएमएस राजीव भटनागर मौजूद रहे। एम्बुलेंस रवाना हुई है उधर बलिया, मऊ और आजमगढ़ के लोगों के लिए, बिहार के भी कुछ जनपदों को इससे लाभ मिलेगा। माननीय मुख्य सचिव जी के सहयोग से चंद्रशेखर जी के सपने को आज साकार हो रहा है। चंद्रशेखर जी ने जो बिल्डिंग बनाई थी उसमें अस्पताल का निर्माण माननीय मुख्य सचिव जी के सहयोग से प्रारंभ हुआ। देश के और प्रदेश के सभी बड़े चिकित्सक उससे जुड़ गए हैं। लोहिया संस्थान, पीजीआई, आपके कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट, सभी उससे जोड़ दिया गया है। वहाँ के मरीज सीधे वहाँ पर भर्ती होते हैं। डॉक्टर संजय सिंह जी उसको संचालित कर रहे हैं। ये पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ा काम। चंद्रशेखर जी अपने जीवन में इसको भवन बना दिए, लेकिन अस्पताल नहीं बना पाए। जयप्रकाश नारायण जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो आज समाजवादियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है कि लोहिया जी से चंद्रशेखर जी के गांव और जयप्रकाश जी ने स्वयं जिसको प्रारंभ किया था, वो सपने को आज साकार माननीय मुख्य सचिव जी के सौजन्य से किया गया। देखिए, ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और एसके गुप्ता जी जो है, दोनों ने मिलकर के ये एम्बुलेंस, जिसको एएलएस कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस इसको कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार के क्रिटिकल मरीज को लेकर के जा सकते हैं। ये एम्बुलेंस दिया जा रहा है इनके द्वारा। किसको ये दिया जा रहा है? हमारा एक चंद्रशेखर जी जो माननीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे बहुत पहले, चंद्रशेखर जी का गांव है इब्राहिम पट्टी में जननायक चंद्रशेखर हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर, ये अभी थोड़े दिन पहले प्रारंभ हुआ था और उसके माध्यम से आसपास के इलाके में बहुत सारे, बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। मैं भी उसके पास के गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव से और चंद्रशेखर जी के गांव के बीच में केवल 3 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ पे जो इतने सारे पिछड़े इलाके में लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो एक बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा डॉक्टर संजय सिंह को, जो शारदा हॉस्पिटल है मऊ में, वो लोग आगे बढ़े और एक हॉस्पिटल जो उस ज़माने में जब चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय वो हॉस्पिटल एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनाया गया। उस हॉस्पिटल को
अब वो चालू हो गया है, पहले वो चालू नहीं था, वो चालू हो गया। तो इस हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे कैंसर के भी पेशेंट, किडनी के पेशेंट बहुत सारे हैं, कार्डियोलॉजी के हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दे दी गई है और आने वाले समय। खबर कन्नौज से है, जहां पति ने पत्नी, बच्चे और पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक पति ने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और मासूम बच्चे की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को खुद मर्डर की जानकारी दी और सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ एएसपी गांव पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। वही वारदात इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के टूंडापुरा गाँव की है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में कल रात्रि एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका विवाह लगभग 14 वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी पत्नी लगभग 2 वर्ष पूर्व उसे छोड़कर मैनपुरी के एक व्यक्ति के साथ में रहने लगी थी। कल रात्रि इस व्यक्ति की पत्नी और पत्नी का प्रेमी 5 महीने की एक बच्ची के साथ में वापस यहाँ पर आए थे इंदरगढ़ में, और उन्हें देखकर यह व्यक्ति आग बबूला हो गया और उन पर हमला कर दिया। यूपी के 2 जिलों में पतियों ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। एक मामला औरैया का है तो दूसरा मामला कन्नौज का। कन्नौज में ट्रिपल मर्डर केस के बाद हलचल मच गई, सनसनी फैल गई। तो कहीं ना कहीं जो पति है उसने थाने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को सूचित किया कि उसने ही पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद से पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजती है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी घटना हुई, पति ने पहले पत्नी और उसके प्रेमी और 6 महीने की बच्ची को बुलाया, इज्जत सत्कार की, इज्जत दी, खाना खिलाया। उसके बाद सोते वक्त लाठी डंडों से पीट कर तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मौत के घाट नहीं उतर पाए। उसके बाद यही नहीं, अपराध की वानगी देखिए, उसके बाद उसने चाकुओं से गोदकर तीनों की निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पति हिरासत में है, जो आरोपी युवक है मनोज जाटव, वो हिरासत में है। और देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने उसे हिरासत में तो लिया है, फिर कहीं ना कहीं उसकी मानसिक संतुलन भी किस तरह से वानगी बयां करती है। कैमरामैन अरविंद के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। पीलीभीत में महिला सशक्तिकरण का असर तक नहीं देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। साथ ही पीड़ित महिला ने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की भी बात कही है। तो वहीं शाहजहांपुर जिले में बिजली, पानी और सड़क समेत जनता की तमाम समस्याओं को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में सैकड़ों सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया है। जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के खिरनी बाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि उनका ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सरकार का ये वादा अब झूठा साबित हो रहा है। और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। जनहित के मुद्दे हैं, जिसमें बिजली 24 घंटे में मात्र 6 घंटे बिजली आ पा रही है। 24 घंटे गाँव में बिजली नहीं आ पा रही है, जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसान परेशान है, शहर में आम आदमी परेशान है। शहर की सारी सड़कों को खोद दिया गया है। कितनी धूल मिट्टी शरीर के अंदर चली जाती है, लोगों के अंदर बीमार पड़ रहे हैं लोग। जाम लग रहा है, जाम से निजात दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। फर्जी मुकदमे रोशन लाल वर्मा जी और उनके बेटे मनोज वर्मा जी ने अपने राज्य चेयरमैन साहब के ऊपर मुकदमा लगा दिया है। सलोना कुशवाहा जी ने, जो विधायिका हैं तिलर विधानसभा क्षेत्र से, फर्जी मुकदमा उनको पर लगाया, वो मुकदमा वापस कराने के लिए। और उसके अलावा अस्पताल, तमाम जगहों पर शहर में पानी नहीं आ रहा है। 2 महीने हो गए। जिया खेल है, बाबूजी, ये तमाम ऐसे मोहल्ले में पानी नहीं मिल रहा है।
तो वहीं कानपुर में बीते दिन कई दिनों से गौ हत्या की घटनाओं के आरोपी पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है और गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाए जाने के संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज हिंद स्वराज समिति द्वारा कानपुर कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि 2 मार्च 2023 को थाना बादशाही नाका के कुली बाजार में 4 बोरी गौ मांस बरामद हुआ था, जिसमें अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गौवंश की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ लोग नामजद भी थे और उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। वहीं स्टाफ ऑफिसर ने बताया कि संबंधित सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे जो भी मामले सामने आते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज हिंद स्वराज समिति के कुछ पदाधिकारियों ने आज कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के कुल 6 बिंदु हैं। उनका यह कहना है कि विगत दिनों में गोवंश की तस्करी को लेकर के जो भी घटनाक्रम हुए हैं उस पर प्रभावी कार्रवाई किया जाए। ये पूरा घटनाक्रम जिन थाना से संबंधित है वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी और वहाँ के सहायक पुलिस आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि इस पूरे प्रकरण में प्रभावी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएं। कानपुर नगर के श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय को कानपुर में विगत दिनों घटी गौ हत्याओं की जो घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हमारी समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को संबोधित यह ज्ञापन श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय को दिया गया है, जिसमें विगत दिनों बादशाही नाका थाना क्षेत्र में घटी 4 बोरी जो गौमांस बरामद हुआ उसमें मुख्य आरोपी सहित जो भी साजिश करता थे उनकी गिरफ्तारियों के संबंध में भी ज्ञापन दिया गया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर अलीगढ़ शहर के केंद्र सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं दी गई थी उन परियोजनाओं का व्याख्यान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर विधायक और कोल विधायक ने जनता के बीच रखा है, जहां विधायकों का कहना था कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता को जो लाभ मिला है उनकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, जिससे शहर की जनता को पता चल सके कि केंद्र सरकार के द्वारा जनता के हित में किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जनता के हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे किए हैं और प्रदेश की योगी जी की सरकार का 6 वर्ष का शासन लगभग पूरा हुआ है। आप सबके सहयोग से हम सब लोगों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसमें मीडिया का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा और निश्चित रूप से आपको बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि जनता की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, जनता के कल्याण के लिए जो भी मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, उसको आप सबके माध्यम से धरातल तक पहुंचाने में हम लोग सफल हुए। खबर मुरादाबाद से है, जहां रामलीला ग्राउंड स्टेट शिवम बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बेमिसाल पूरे होने पर रामलीला ग्राउंड के शिवम बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाभार्थी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। वही इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेमिसाल 9 साल पूरे होने पर 1 महीने के कार्यक्रम के अंतर्गत मुरादाबाद रामलीला ग्राउंड स्थित शिवम बैंक्वेट हॉल में भाजपा का लाभार्थी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लाभार्थियों से वार्ता की गई और पत्रकारों से सवाल जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित विचारधारा को लेकर नहीं चलती है, उसका व्यापक दृष्टिकोण है और सभी धर्मों के बच्चों को एक समान समझती है। तो आपको बताते चले कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन मुरादाबाद में हुआ था। इस दौरान गुलाबो देवी ने कहा कि भाजपा सबको एक साथ लेकर चलती है। तो वहीं मुरादाबाद में साइबर सेल ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर क्राइम गिरोह के मंसूबों को लगातार फेल कर दिया जा रहा है। इसी बीच साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और ऑनलाइन ठगी के 4,43,000 रुपए ठगी के शिकार पीड़ित को वापस कराए गए हैं। पुलिस के इस काम की हर जगह प्रशंसा हो रही है। लेकर कॉल किया था, जो गूगल से इन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर लिया था वो किसी साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों का नंबर था और उन्होंने इनके डिटेल्स चोरी करके और इनके अकाउंट से करीब 4,34,000 रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, जिससे गोल्ड उन्होंने खरीदा था।
और इनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना हमारी साइबर सेल को दी गई, जिनके द्वारा इसमें काम किया गया और उसी दिन रात्रि में ही उनके जो डिटेल्स है जो साइबर फ्रॉड करने वाले उनको सर्च किया गया और फिर इसमें आगे की कार्रवाई की गई और उनके बाद में फिर दूसरे दिन जो भी ऑनलाइन जो परचेजिंग की गई थी उसको सबको होल्ड कराया गया। आज इनका जो पैसा है 4,34,000 रुपया इनका रिफंड इनके अकाउंट में वापस आ गया है। खबर कानपुर से है, जहां संगीत में रुचि रखने वाली आकृति वाजपेयी की आकस्मिक मौत अब एक पहेली बन गई है। बताया जा रहा है कि काकादेव थाना क्षेत्र की रहने वाली महिमा सिंह ने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि आकृति की मौत एक साजिश है, जिसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नॉर्मली 6 बज रहे हैं, हम लोग कहीं भी जाके घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहीं बाहर है, अगर 6 बज रहे हैं तो उसका मतलब है उसका रात का 2 बजना, क्योंकि उसकी फैमिली का माहौल ऐसा है। उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई दोनों मतलब चारों मिलके उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। वो मेरे साथ रहती थी, प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है कि वो कहती क्या थी। हमेशा रोती थी, हमेशा मतलब ये कहती थी उसके पापा मारते हैं, भाई मारते हैं। मम्मी भी सपोर्ट नहीं करती, मम्मी भी हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उसके भाई और उसके पापा को बताती थी और मार खिलवाती थी, जो कि बिल्कुल गलत था। 6 को आई है और 7 को हम लोग को पता चला है कि उसकी डेथ हो गई है। हमें तो यही लगता है कि उसके मम्मी पापा ने ही कुछ किया है। बस हम ये चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन। अब खबर झांसी से है, जहां समथर थाना क्षेत्र के मोड़ निवासी ने लिखित शिकायत पत्र पुलिस को देते हुए बताया कि बीते 12 जून को जब वो शादी समारोह में शामिल होने समथर गया था, उसी दौरान उसके रिश्तेदार की गाड़ी की टक्कर किसी बाइक से हो गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने उसके रिश्तेदार को थाने में बिठा लिया, जिसकी सूचना पर पहुंचे बाइक सवार मोड़ निवासी जब थाने में एसएचओ को पूछते हैं तो नगर का ही एक सत्ताधारी ठेकेदार कहता है कि मैं यहाँ का थानेदार हूँ, बताओ आखिर क्यों आए हो। युवक अपनी समस्या को उसके सामने रखता है, जिसके बाद सत्ता की हनक दिखाते हुए ठेकेदार अभद्र भाषा बोलते हुए उसे थाने से भगाने लगता है। वहीं पर मौजूद एक कांस्टेबल उसका मोबाइल फोन छीनकर उसके साथ मारपीट तक कर देता है और उसे थाने तक से बाहर भगा दिया जाता है। ऐसे आरोप युवक ने झांसी की समथर पुलिस पर लगाए हैं। वहीं इस मामले पर पीड़ित का कहना है कि कांस्टेबल सत्ताधारी ठेकेदार के पक्ष में उसके साथ मारपीट भी करता है, जबकि पीड़ित द्वारा लगातार पुलिस से न्याय की गुहार तक लगाई जा रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में अब उसने पुलिस क्षेत्राधिकारी मोड़ से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है कि 12 तारीख की रात में करीब 11:30 बजे के टाइम में एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए समथर गया था। वहाँ पे एक बोलेरो वाले ने किसी बाइक सवार में टक्कर मार दी, तो बोलेरो वाले के साथ जितनी बाराती आई थी बैठी सबको उसमें थाने बंद कर दिया गया अंदर। इसके बाद जब उसमें मेरे रिश्तेदार थे तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैं भी उस शादी में था। तो फिर जैसे मैं वहाँ पहुँचा कॉल पे तो मैंने कहा कि यहाँ के एसएचओ साहब कौन हैं। तो वहाँ पे जो मोहित उदनिया हैं जो सत्ताधारी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का एसएचओ हूँ। मैं तो चूँकि जानता नहीं था कि वहाँ का एसएचओ कौन है। तो मैंने जैसे उनको फ़ोन पकड़ाया, मैंने भैया एक लोगों से बात कर लो आप। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा कि नाम क्या, मैंने कहा मेरा नाम राजेश गौतम है। तो उन्होंने फ़ोन कट करके और मुझे जाति सूचक गालियों से वो बात करी। खबर बुलंदशहर से है, जहां कस्बा सिकंदराबाद जोखवाद स्थित उत्तर प्रदेश राज्य भंडार गृह पर भाजपा के विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने छापा मारा है और भाजपा विधायक ने बताया कि काफी दिनों से उन्हें राशन की शिकायतें मिल रही थी और पुख्ता जानकारी होने पर आज उत्तर प्रदेश राज्य भंडार गृह में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्हें भारी भरकम गड़बड़ी भी मिली है। वहीं वेयर हाउस में रखे गए गेहूं चावल का स्टॉक रजिस्टर काफी समय से भरा तक नहीं है और जो भी दोषी होगा अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी नाते मैं यहाँ आया, मैं चलते समय मैंने एसडीएम को भी जानकारी दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो बताने लगी कि मैं जो है पेपर में हूँ, बीएड के पेपर में हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको फ़ोन किया। यहाँ के जो इस भंडारण के जो राशिद बता रहे हैं, अपने निरीक्षक बता रहे हैं अपने आपको, उनके साइन भी नहीं किए गए, उनके कई कर्मचारियों के साइन नहीं है इस पर। और सभी जितने भी जांच की जितने गोदामों देखा सब में बीच में जो है सब खाली पाए गए, बीच में खाली है सब। जिस प्रकार लोगों ने बीच में खाली कर लेते हैं ना, उसको चोरी जैसे चोरी आदमी कर लेता है, उस प्रकार से पाया गया। और पूछने पर कोई संतुष्ट जवाब आपके सामने, आप सबके सामने जवाब नहीं दे पाए वो लोग।
विधायक जी, इसका मतलब स्टॉक कम नज़र आ रहा है जो होना चाहिए उसके मुकाबले। रजिस्टर ही मेंटेन नहीं है उनका, रजिस्टर ही मेंटेन नहीं है। 5 महीने, आज 6वां महीना चल रहा है, 5 महीने से रजिस्टर मेंटेन नहीं है उनके, और अटेंडेंस नहीं कर पा रहे। जो लोग कह रहे हैं अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे, तो रजिस्टर क्या कितने। यहाँ पर विधायक जी ने छापा मारा है। इसमें विधायक जी का जो छापे में जो दिखाया गया है कि इसमें बोरिया कम है, बीच बीच में बोरिया गायब है। कम नहीं है, सिर्फ नहीं है, कम बोरिया कम नहीं है, रिकॉर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड के हिसाब से। उसमें विधायक जी ने कई बार आपसे सवाल किया है, पूछा है कि इसमें रिकॉर्ड नहीं है, और जो बुक्स रजिस्टर है उसमें बीच बीच में पन्ने जो खाली पड़े हुए हैं कई महीनों से। काम की अधिकता की वजह से रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ है, लगातार लेके आई है। फिर मेंटेन कैसे हो पा रहा है आपका? बिजी है, 6वां महीना 5वें महीने का रिकॉर्ड है इनके पास। बिहार में जो गेहूँ या जो चावल है वो कम मिल रहे हैं, तो क्या पूरा मामला है? गेहूं या चावल कम नहीं है, रिकॉर्ड पूरा न होने की वजह से ये स्थिति ऐसी थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से स्टॉक पूरा है। किसी भी प्रकार के सरकार की योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं है, स्टॉक पूरा है। स्टॉक कहाँ पे है फिर? मौके पे नहीं है? मौके पे पूरा स्टॉक है, बीच में काफी जगह खाली पड़ी हुई है। चट्टे ऐसे होता है कभी कभी जो सेकेंडरी या रेक के माध्यम से चट्टे लगते हैं, वो इसी प्रकार के रह जाते हैं कि पूरे ना होने पाने की वजह से वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो अधूरे पड़े हुए हैं। तो रजिस्टर में कोई एंट्री भी नहीं है, रिकॉर्ड अधूरा है। रेक के काम की अधिकता की वजह से ना रिकॉर्ड अधूरा रह। लगभग आप 6 महीने से यहाँ पर हैं, कैसे मेंटेन कर तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? माल आ रहा है, जा रहा है, कैसे मेंटेन हो पाएगा? मेंटेन रहता है, अगर 2-4 दिन के ही फिगर छूटी होंगी तो पूरा करा देंगे। लेकिन इसमें तो कई महीनों के छूटे हुए हैं। महीनों के नहीं, जो पेज आप लोगों ने पलटे हैं वो। बदायूं में एक बाइक खंबे से टकरा गई, जिसके बाद पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बाजार बिसौली निवासी करण और उनके पिता हीरालाल अपने खेत पर जा रहे थे, तभी ये घटना हो गई है, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में भी ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, और ये पूरा मामला बिसौली क्षेत्र का बताया गया है। राजधानी लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र स्थित जुलाहन टोला में बीते सोमवार को बुजुर्ग की हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर परिजनों ने एसीपी धर्मेंद्र रघुवंशी से न्याय की गुहार लगाई है। जहां परिजनों का आरोप है कि हत्या में 2 लोग शामिल थे, साथ ही उनका आरोप है कि इटौंजा पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। अन्यथा रजी को छोड़ा ना जाए। अच्छा, दरअसल एक आपने वीडियो भी जो है हम लोगों को दिया है, उसमें दिख रहा है 2-3 लोग हैं। कौन कौन देख रहे हैं? वीडियो जो है कहाँ का है? वीडियो उसमें कासिम बाहर आए हैं कवर में लेके कुछ, वहाँ पे जो है रजी मोटरसाइकिल से अपनी कासिम से कुछ बातें करके निकल गए। उसके ठीक जो है 2-3 मिनट के बाद वो फिर वापस आए। अच्छा, पुलिस ने जो है दोनों लोगों को पकड़ा था? पुलिस ने पहले कासिम को पकड़ा है, उसके बाद शक के आधार पर रजी को उठाया गया था। जब हम लोगों ने कहा, अब जो है वहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि रजी शामिल नहीं है, सिर्फ कासिम है, मगर हमें इत्मीनान नहीं है। हम चाहते हैं रजी पे भी कार्रवाई की जाए। अगर उनसे गहराई से पूछताछ होगी तो इसमें और लोग भी निकल सकते हैं। खबर देवरिया से है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई और ऑपरेशन त्रिनेत्र के संबंध में जागरूक करते हुए अपने अपने क्षेत्र के मोहल्लों को अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे से लैस करने के लिए प्रेरित किया गया है। खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये गिरोह बाइक चोरी कर सीतापुर में ले जाकर बेचने का काम करते थे। साथ ही पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए 8 वाहन भी बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमन गौतम, उत्कर्ष यादव उर्फ साहिल, करण वर्मा उर्फ गोलू और अतुल कुमार के रूप में हुई है। विभूति खंड में कुछ चेकिंग चल रही थी और उस चेकिंग के दरमियान कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए और जब इनसे विस्तृत तरीके से पूछताछ हुई तो उसमें हमें 8 गाड़ियां मिली हैं और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और जब गाड़ियों का नंबर और बाकी चीज़ें देखी गई तो ये ज्ञात हुआ कि बेसिकली वो 4 गाड़ियाँ थाना विभूतिगंज से चोरी हुई थी और 2 गाड़ियाँ थाना गोमती नगर विस्तार से चोरी हुई थी। सभी गाड़ियों की बरामदगी कर ली गई है और इसमें जो मुख्यतः 4 अभियुक्त हमारे हैं, एक का नाम अमन गौतम है, उत्कर्ष यादव हैं, करण वर्मा है और अतुल कुमार।
इसमें अमन गौतम पहले भी जेल जा चुके हैं, विकास नगर से ये जेल गए हैं और इस बार भी इनके पास से चोरी की गाड़ियाँ बरामद हुई। लखनऊ के पीजीआई इलाके में प्रॉपर्टी डीलर अमित गौतम की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। वही 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी पुलिस सिर्फ टीमें बनाकर छानबीन ही कर रही है, तो वही दूसरी तरफ अफसरों का कहना है कि फुटेज के आधार पर वो हत्यारों तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। बता दें कि बीते दिनों पीजीआई के वृंदावन इलाके में अमित गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्यारे फरार हो गए थे। वही गोलीकांड की इस घटना ने लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़ा कर दिया था। हत्याकांड के बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ अफसर भी पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की बात कही, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अफसर पुलिस टीमों को जो पुलिस टीमें हैं वो लगातार हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पीजीआई में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या को 48 घंटे बीत गए। क्या कुछ अभी इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेट कहां तक पहुंची, कितने लोगों से अभी तक पूछताछ हुई, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडीसीपी ईस्ट मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई थी, घटना में अभी तक क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ टीमें गठित की गई, क्या कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? हाँ, देखिए, जैसे ही घटना की सूचना हुई थी वैसे ही इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई थी और जिनका मुख्य काम था, 2 टीमों को हमने लगाया था कैमरे पे, जिसमें रूट ट्रेस हो सके, किस रूट से जो संदिग्ध हैं या ये हत्यारे हैं किस रूट से आए हैं उसको हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी एक टीम बीटीएस का एनालिसिस कर रही है, एक टीम गांव में और बाकी रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है और एक टीम बाकी कैमरे का बैकअप ले रही है कि अगर मान लीजिए 1 हफ्ते बाद ये स्थिति क्रिएट होती है कि बेसिकली हमें पीछे जाके कुछ देखना पड़े तो हम वो देख सकें। जैसे कि देखा गया सीसीटीवी में कि वहाँ पे एक बाइक सवार भी दिख रहा था, वो सस्पेक्ट, क्या इस घटना में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखिए, अभी तक हमको एक बाइक संदिग्ध दिखी है और उस पर बेसिकली एक बाइक सवार और उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति ये संदिग्ध लग रहा है। घटना के पीछे क्या कुछ मोटिव लग रहा है सर? जैसे कि क्या प्रॉपर्टी विवाद है या फिर क्योंकि जिस तरीके की प्रॉपर्टी का ये काम करता था, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह सामने आ रही है? देखिए, अभी मतलब इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर टू से कि प्रॉपर्टी विवाद है या कोई और विवाद है, बट प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि या तो ये प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित या कुछ और मैटर है। तो हम सारे एंगल्स पे जांच कर रहे हैं, अभी हम किसी एंगल को जीरो इन नहीं कर रहे हैं कि बस यही फाइनल एंगल है। क्योंकि जैसे परिवार का साफ कहना है कि मृतक के किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना फिर एकाएक गोली मारना, क्योंकि बाइक सवार से दूर पहुँच करके, तो क्या वो वहाँ पे पहले से मौजूद था? कुछ ऐसी भी कुछ चीज़ें मिली हैं आपको? हाँ, हम लोग जो हमारी एक टीम है उसने कैमरे के बेसिस पे ये चीज़ असर्टेन करने की कोशिश की है कि क्या लोग कितने पहले आए, और रेकी वाले एंगल पे हम काम कर रहे हैं। हम रेकी भी देख रहे हैं कि बेसिकली उसी दिन हुई है या उससे पहले हुई है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो बातचीत की और साफ कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में तफ्तीश चल रही है और जल्द ही हत्यारे तक पुलिस पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के जुलाहन टोला में पड़ोसी ने ही बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और बाद में उसे अपने ही घर में दफना भी दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने दारू का सेवन करने के लिए बुजुर्ग से पैसे मांगे थे, जिसके बाद बुजुर्ग ने पैसे नहीं दिया और इसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद अब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आरोपी कासिम ने पुलिस को उस पूरी वारदात की जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अब जेल भी भेज दिया है। थाना इटौंजा में एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति के घर में एक महिला का शव दबा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती देखती है कि वहां पर एक हाथ दिखाई देता है। जब उसको और खोदा जाता है उस जगह को तो एक महिला का शव मिलता है। जिस व्यक्ति का वो घर होता है उसको तत्काल उसको हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ उससे की जाती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम कासिम सन ऑफ बाबू है और वो वार्ड नंबर 5 कस्बा इटौंजा का रहने वाला है। महिला की शिनाख्त जब की जाती है तो पता चलता है कि महिला का नाम है नसरीन, वाइफ ऑफ हजरत अली। ये भी कस्बा इटौंजा की ही रहने वाली है और इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायत दामाद कार्रवाई की जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। नियमानुसार इसको जो अभियुक्त है इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाती है
जिसमें अभियुक्त द्वारा बताया जाता है कि कुछ पैसे लेने के चक्कर में इसने इस महिला की हत्या कर दिया और फिर उसको शव को छुपाने के उद्देश्य से इसको मिट्टी में दबा दिया। इस प्रकरण में पहले से जब महिला ये गायब हुई थी तो पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसको बाद में फिर धारा 302, 201 में तरमीम किया गया है। विवेचना अभी प्रचलित है, नियमानुसार इसको हिरासत में लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक ऐसी घटना राजधानी लखनऊ में सामने आई जहां पर दारू के पैसे न देने पर एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी ने उस महिला के शव को अपने ही घर में दफन कर दिया। उस बुजुर्ग महिला के बेटा जब अपनी मां की लगातार तलाश कर रहा, लेकिन जब मां नहीं मिली तो उसने गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन इसके साथ ही एक युवक पर इस अनहोनी की आशंका भी जाहिर की। जब पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो पुलिस के पैरों तले जमी ही खिसक गई, क्योंकि इस घटना का खुलासा कुछ यूँ हुआ कि आरोपी ने बताया कि उसको दारू के लिए पैसे नहीं दिए, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल जब पुलिस उस आरोपी युवक के घर पहुंची और जगह जगह जब गड्ढे खुदे हुए देखे तो उस जगह पर उस बुजुर्ग महिला का जब पंजा दिखा तो पुलिस ने वहां पर खुदाई कराई तो उस बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले के बाद उस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस के द्वारा कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से उस बुजुर्ग महिला की 363 के तहत गुमशुदगी दर्ज हुई थी, तो अब इस मामले में हत्या की धारा 302 भी बढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।